दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है और 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो एक बहुत विस्तृत रूप से एक बड़ा कह सकते हैं आप दस्तावेज था और जटिल भी था और ये अंतिम ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया एक संविधान का प्रारूप तैयार करने का एक प्रयास था जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस जटिल टॉपिक को आपको सिंपल वे में समझाऊं। कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे छोड़ूंगा क्योंकि वो बहुत सारी ऐसे इसके बीच में टॉपिक्स आएंगे जिसको स्पेसिफाई एक स्पेशली पढ़ने का एक ज़रूरत होता है। तो उसके कुछ प्रावधान मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं धीरे से स्किप कर दूंगा उसे और मैं इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमूंगा क्योंकि आपको बहुत ही समझने में तब परेशानियाँ होने लगेंगी जब मैं अलग अलग टॉपिक्स बीच में बताने लगूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और याद रखिएगा वही चीज़ यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम्स में और यूनिवर्सिटी के भी सिलेबस में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है। आप एक बार इसको चेक कर लें। किसी किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में, किसी में थर्ड ईयर में है। मैं प्रयास करूंगा कि आप कॉन्सेप्शनल रूप से भी, फैक्चुअल रूप से भी और थ्योरेटिकल रूप से भी इसे लिख कर एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। बाकी ये तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दोनों है। ऐसा ना समझे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले कि एकेडमिक के लिए ये स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इसमें कौन कौन से टॉपिक किसके से रिलेटेड हैं। ज़्यादातर आप ही लोग के हैं, इसलिए ध्यान दीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 समझने से पहले आपको एक बात याद रखना होगा जो कि मैंने आपको पिछला वीडियो पढ़ाया था 1919 का अधिनियम जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। जब वो बना था तो उस समय यह फैसला लिया गया था कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 साल बाद एक बार इसकी जांच पड़ताल के लिए द्वैध शासन प्रणाली कितना प्रभावशाली रहा इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और वो इस अधिनियम को देखेगी कि इस अधिनियम को बनाने के बाद क्या इससे फायदे हुए और क्या इससे नुकसान। लेकिन भारतीयों में द्वैध शासन प्रणाली के प्रति व्याप्त असंतोष के कारण 10 साल से पहले ही ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया एक आयोग बनाने का, जिस आयोग को आप बहुत ही बड़े नाम से जानते हैं, साइमन कमीशन आयोग। साइमन कमीशन देखा जाए तो कोऑर्डिनेट करता है 1919 के अधिनियम को हटाकर या 1919 के अधिनियम से संबंधित उपबंधों की जांच करने के लिए और 1935 को लाने के लिए। वो बीच का एक सूत्र है, एक बीच का जोड़ने वाला हिस्सा है। तो साइमन कमीशन जब बना, आपको पता है 7 सदस्यीय उसमें एक आयोग थी, 7 सदस्यीय आयोग थी जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिनके नाम पर ही साइमन कमीशन रखा गया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, बहुत सारे ऐसे आपको पता ही है अगर पढ़ा होगा आपने तो। लाला लाजपत राय का विरोध और उनकी मृत्यु सारे संबंधित इसके अंदर प्रावधान है। तो जब हम साइमन कमीशन स्पेशली पढ़ेंगे तो मैं आपको सारे डिटेल बताऊंगा। अब आइए देखते हैं सर जॉन साइमन्स जो 7 सदस्यीय आयोग जो गठन हुआ था जिसका नाम था साइमन कमीशन, उसके अध्यक्ष थे। 8 नवंबर 1927 को इसे लंदन में गठित किया गया था और ब्रिटिश सरकार 10 साल बाद करना चाहती थी, लेकिन 1919 से और 1927 के बीच का आप गैप देख सकते हैं। इसका कारण केवल यही था, भारत के अंदर लोगों के अंदर व्याप्त असंतोष 1919 के अधिनियम के लिए। तो आगे पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें 7 सदस्य जो सदस्य थे, एक तो सर जॉन साइमन खुद अध्यक्ष हो गए। उसके बाद 6 सदस्यों का नाम मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, मैं उसे एक बार पढ़ दे रहा हूँ और ध्यान से आप उसे अपनी कॉपी पे नोट्स कर लेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें, जब मैं हटता हूँ यहाँ सामने से तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे एक बार में नोट्स बना लिया करें। मेरे साथ नोट्स ना बनाएं, मेरे साथ समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत कुछ फायदे होंगे इसमें। पहला थे लॉर्ड बर्न नाम था उनका। दूसरा थे एडवर्ड के डगान और तीसरा बर्नर हार्मशान। नाम तो थोड़ा जटिल है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जटिल कार्यों को करके ही सफलता और आपको सारी चुनौतियां पार करेंगे तभी आपको जो आप चाहते हैं आपके सपने पूरे होंगे। इसलिए इन नामों से आप न डरें। हम भी पहले डरते थे लेकिन अब नहीं डरते हैं क्योंकि डरने से कुछ होने वाला है नहीं, करने से होता है। C.R. एटली, लैन फॉक्स नाम से देखो, लैन फॉक्स है तो जानते ही हो, उसी से मिला लो लैन फॉक्स। हेमल कोना, ये 6वें लोग थे हेमल कोना। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था इसलिए इसे श्वेत आयोग का नाम भी दिया गया, संज्ञा भी दी गई। श्वेत आयोग की इसे अभिहित किया गया, लोग पुकारा करते थे।
और सबसे बड़ा साइमन कमीशन में यही विरोध था कि भारत के अंदर भारत में किस तरह का शासन प्रणाली चलाना है, भारत के लोगों का सबसे बड़ा जटिल परेशानी है क्या, उसे जानना है। और उसके लिए जो आयोग बन रही है उस आयोग में कोई भारतीय को स्थान मिलता ही नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, ये सोचने के लिए हम लोग का वो पॉइंट ऑफ व्यू था, और जो ये बना रहे थे उनका तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो चाहते ही नहीं थे किसी भी तरह से कि हम अपने ऊपर अपने पैरों पर खड़ा हों। सबसे पहले साइमन कमीशन, श्वेत आयोग का, हाँ एक बात आपको बता दूं साइमन कमीशन के बारे में, आपको जान के आश्चर्य होगा, जितने भी आयोग बने, जितने भी कमेटियां बनी थी, उन सभी कमेटियों में श्वेत आयोग यानी साइमन कमीशन एक आप कह सकते हैं उसे मैं कौन सा वर्ड उसके लिए यूज करूं, बहुत जिद्दी आयोग था, जो कि इतने विरोध, भारत के हर कोने से इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारा बवाल हुआ। उसके बावजूद भी एक बार नहीं दो बार पूरे भारत की इसने दौरा किया और रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा जिद्दी आयोग था। इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा, उसे कोऑर्डिनेट करके आप पढ़ें, आपको सब याद रहेगा। मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे एम.एन. अंसारी, जिनके अध्यक्ष काल में और मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने इस साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार करने के निर्णय के बाद बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ध्यान से समझते रहिए, आपको मैं बताते चलता हूँ, डीपली ही बताऊंगा जिससे आपका इंटरेस्ट इसमें हो। 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा, जो लंदन में उसका गठन हो चुका था। आप देख लीजिए, लंदन में 8 नवंबर 1927 को उसका गठन हुआ था। मात्र 3 से 4 महीने बाद वो मुंबई पहुंच चुका है और 30 जून 1930 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। बहुत ही तेज काम किया था। जब हम पॉलिटी का क्लास लेंगे और पॉलिटी में आपको बताऊंगा संविधान सभा, संविधान में स्टार्ट करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन, तब मैं आपको बताऊंगा साइमन कमीशन कैसे कैसे डीपली चीजों को, तो आपको वहां पे समझ में आएगा। 30 जून 1930 को इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया और मैंने आपको अभी भी बताया है कि ये एक ऐसा आयोग था जिसने भारत का 2 बार दौरा किया था। यानी मुंबई पहुंचा 1928 को, रिपोर्ट प्रस्तुत की 1930 को, और इसके बीच में 2 बार भारत का पूरा दौरा भी किया था। प्रयास था इनका, अनेक बातों को सरकार ने, इतने विरोध के बावजूद भी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनेक बातों को, साइमन कमीशन की सिफारिशों को शामिल किया। इसके बाद भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड को सबसे ज्यादा मर्चा लगा, सबसे ज्यादा मिर्ची लगी कि इतना ज्यादा विरोध हो रहा है साइमन कमीशन का, तो क्यों ना एक बार चुनौती दे देते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस को एक ऐसा चुनौती दे दिया, या आप कह सकते हैं सभी दल के नेताओं को, जो भारत के सभी दलों से संबंधित नेताएं थे, उन सभी नेताओं को बर्केनहेड ने एक चुनौती दे दिया कि कोई ऐसा प्रारूप तुम खुद तैयार करके लाओ जिस पे सारे दलों का खुद ही एक सहमत विचार हो। एक चैलेंज था उनका, और इस चैलेंज को हमारे पंडित मोतीलाल नेहरू जो कांग्रेस में थे उन्होंने स्वीकार किया और 11 सदस्यीय एक समिति बनी। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती जब मिली तो मोतीलाल नेहरू ने अपने अध्यक्ष रहते हुए, यानी मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, 10 सदस्य अलग से थे, यानी 11 टोटल मेंबर आप मान सकते हैं। 11 सदस्यीय एक नेहरू समिति, याद रखिएगा नेहरू समिति पंडित मोतीलाल नेहरू के नाम पर है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नहीं है। नेहरू समिति बनी जो कि 10 अगस्त 1928 को जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और प्रमुख सिफारिशें उसमें क्या क्या थी, तो प्रमुख सिफारिश थी औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाना जाना, ऐसा कार्य करने का, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो अभी तक सबसे बड़ा बवाल था, सबसे बड़ी चीज थी, फूट डालो राज करो की नीति, उसे समाप्त करने की सिफारिश में की गई थी। और सबसे पहले नेहरू समिति के द्वारा, पूरे ब्रिटिश काल में सबसे पहले नेहरू समिति के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। यह प्रश्न यूपी पीसीएस में बहुत बार आ चुका है, ध्यान से इसे याद रखिए। मौलिक अधिकार जो आज आपको मूल अधिकार प्राप्त है उससे संबंधित था। तो इन 6-7 बातों को नेहरू समिति की रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिश माना जाता है, जिसे
अब मेन ट्विस्ट यहां पर यह है कि नेहरू रिपोर्ट का सबसे बड़ा विरोध हमारे भाईजान थे उस समय, आज तो नहीं है, आज तो दुश्मन कहलाते हैं। मैं कहता हूं उन्हें दुश्मन, किसी को बुरा लगे तो आई डोंट केयर, बट जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया नेहरू रिपोर्ट का। और बर्किनहेड का मानना था और बर्किनहेड जानता था कि इस देश में ऐसा हो ही नहीं सकता कि दलों के आधार पर, धर्मों के आधार पर विरोध न हो। जैसे ही सांप्रदायिक आधार पर जो यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली थी उसकी समाप्ति नेहरू समिति ने जैसे ही सिफारिश की, वैसे ही जिन्ना को भी मिर्ची लगी और जिन्ना के द्वारा एक अपना मांग 14 सूत्री मांग प्रस्तुत कर दिया गया। 29 मार्च 1929 को 14 सूत्री मांगे जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 29 मार्च 1929 को याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आता है। जिसके बाद न इनकी बात मानी गई न उनकी बात मानी गई, तो लंदन में एक सम्मेलन किया गया, उसे 3 पार्ट में किया गया, जिसका नाम है गोलमेज, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पुना पैक्ट, सब यहीं पे आप पढ़ेंगे। इसे हम स्पेशली एक एक करके पढ़ाएंगे। गोलमेज सम्मेलन क्यों नाम किया गया, और राउंड टेबल हुआ करता था, सब लोग गोल रूप से बैठा करते थे, इसलिए गोलमेज सम्मेलन नाम पड़ा। कोई ऐसा कोई स्पेशली उसका वो डेफिनेशन नहीं है, तो उसके लिए कंफ्यूज ना हो। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय, और तीनों लंदन में हुआ था। कारण क्या था, जो पहले ही जिसके लिए एक सहमत होना था, न नेहरू समिति पर जिन्ना सहमत हो पाए और न ही जिन्ना के 14 सूत्री मांग पर कांग्रेस सहमत हो पाई, जिसमें फिर से एक बार विरोध को समाप्त करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो लंदन में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन थी, इसमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, यह भी याद रखिए, प्रश्न आता है कभी कभी। अंत में ब्रिटिश सरकार ने 1933 में, जब इनमें कोई भी समझौता नहीं हो पाया, सहमति नहीं बन पाई, तो 1933 में 33 में श्वेत पत्र के माध्यम से संविधान की एक रूपरेखा तैयार की। संविधान की रूपरेखा तैयार करने के बाद इस पर विचार के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसे संयुक्त समिति कहा गया, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिंथेगो। 4 अगस्त 1935 को लॉर्ड लिंथेगो ने इस पर समिति पर सिर्फ अपनी विचार प्रस्तुत किया और कहा सब कुछ ठीक है, और एक अपनी रूपरेखा अलग से तैयार की। और 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति के बाद, इससे पहले संसद में पास हुआ, ब्रिटिश संसद में, उसके बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति के बाद, यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रिटिश सम्राट की अनुमति के बाद इसे पास कर दिया गया, और ये भारत सरकार अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया। आप कह सकते हैं यह अंतिम सबसे बड़ा जटिल दस्तावेज था, जिसमें 321 टोटल अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग। आपको जान के आश्चर्य होगा, वर्तमान में जो संविधान के प्रावधान हैं, इस भारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है उस पर। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के बहुत सारे मूल रूप से उपबंधों को हमने शामिल किया है, जो हमारे जीवन के लिए और हमारे दिनचर्या के लिए सरलतम रूप था, उसे भी हमने लिया है। तो यहाँ पर हमें यह भी दिखता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पूर्ण रूप से भारतीय जनता के अहित में ही न होकर हित में भी था। और इससे संबंधित आगे आपको कौन कौन से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में उपबंध दिए हैं, उस उपबंध को, प्रमुख उपबंध जो होंगे, वो हम अगली वीडियो में आपको देंगे और संबंधित प्रश्नों को भी आपको बताएंगे। उसके बाद आप चाहें एनसीईआरटी के पैटर्न पर जाकर, एनसीईआरटी के सिलेबस में जाकर आप भारत सरकार अधिनियम 1935 को भी पूरा कर सकते हैं और क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आप इसे पूरा करके ढंग से कॉन्सेप्शनल, फैक्चुअल और थ्योरेटिकल रूप से इसे तैयार करेंगे। धन्यवाद।